छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की परिक्रमा में आज हम एक ऐसी विधानसभा सीट का विश्लेषण करने जा रहे हैं जहां जिस भी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतता है, राज्य में सरकार उसी पार्टी की बनती है। देवी माता बमलेश्वरी की नगरी डोंगरगढ़ के विधानसभा क्षेत्र के लिए यह संयोग एकदम फिट बैठता है। डोंगरगढ़ के विधानसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद लंबे समय तक यहां कांग्रेस का कब्जा रहा। हालांकि पूर्व में एक बार जनसंघ के उम्मीदवार डॉक्टर विनायक मेश्राम को छोड़कर लगातार 13 सालों तक 1985 से 1998 तक धनेश पाटिला लगातार कांग्रेस से विधायक बनते रहे। उन्होंने भाजपा के महार समाज के रति राम लाउत्रे को लगातार 2 बार हराया। पहली बार 1990 आम चुनाव में, फिर उसके बाद 1993 मध्यावधि चुनाव में भी पराजित किया। इसके बाद 1998 में भी भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुनील रामटेके को बेहद मामूली अंतर से हराया था। इसके बाद कांग्रेस के धनेश पाटिला डोंगरगढ़ से जितने बार भी चुनाव जीते, जीत का अंतर 5000 से कम का ही रहा, जबकि उनके प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवारों के पास विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं और बेहतर संसाधनों का अभाव रहा। जबकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ सत्ताधारी दल होने के कारण पर्याप्त साधन और संसाधनों की कोई कमी नहीं रही। 2003 में डोंगरगढ़ विधानसभा का चुनाव बेहद रोचक रहा था, जहां एक ओर कांग्रेस की ओर से साधन संपन्न चिर परिचित उम्मीदवार धनेश पाटिला थे, जबकि भाजपा ने महार समाज के विनोद खांडेकर को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिनको ज्यादातर मतदाता शिक्षक के रूप में जानते थे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद तब 2003 के पहले विधानसभा चुनाव में जोगी सरकार के दमनकारी तरीकों की चुनौतियों के बावजूद डोंगरगढ़ के मौन मतदाताओं ने 14,477 मतों के भारी अंतर से भाजपा के विनोद खांडेकर को चुनाव जितवाया था। इसके बाद 2008 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सतनामी समाज के रामजी भारती को उम्मीदवार बनाया तो उन्होंने कांग्रेस के धनेश पाटिला को 7,325 वोटों से पटखनी दी, यानी जीत का अंतर लगभग आधा हो गया। इसके बाद 2013 में भाजपा ने एक बार फिर सतनामी समाज से ही सरोजनी बंजारे को उम्मीदवार बनाया तो जीत का अंतर इस बार महज 4,684 वोटों का ही रह गया। तब 10 साल पहले कांग्रेस ने पुराने दिग्गज धनेश पाटिला के बेटे थानेश्वर पाटिला को मैदान में उतारा था, लेकिन 2018 में बाजी एकदम उलट गई। कांग्रेस के प्रत्याशी भुवनेश्वर बघेल ने भाजपा विधायक सरोजनी बंजारे को 35,418 वोटों के भारी अंतर से पराजित किया। भाजपा के द्वारा जब इतने भारी अंतर से डोंगरगढ़ सीट में हार की समीक्षा की गई तो पाया गया कि हार का बहुत बड़ा कारण सामाजिक समीकरण था। दरअसल भाजपा की उम्मीदवार सरोजनी बंजारे सतनामी समाज से थी, जिनके कार्यकाल को पसंद नहीं करते हुए उनके अपने समाज के अलावा महार समाज के लोगों ने भी वोट नहीं दिया। जबकि सतनामी समाज के धनेश पाटिला के जमाने से सतनामी समाज डोंगरगढ़ के इलाके में कांग्रेस का कोर वोटर रहा है। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी भुवनेश्वर बघेल और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी यह चर्चा जोर पकड़ रही थी कि कहीं भाजपा ने विनोद खांडेकर को प्रत्याशी घोषित कर दिया तो कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि 2003 से लेकर 2013 के 3 विधानसभा चुनावों पर गौर किया जाए तो भाजपा को डोंगरगढ़ से सबसे बड़ी जीत विनोद खांडेकर की उम्मीदवारी से मिली थी, जबकि डोंगरगढ़ की सीट में सतनामी और महार समाज की अच्छी खासी तादाद है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल के लोग इसी समाज के लोगों को अपना उम्मीदवार बनाते रहे हैं। अब हम बात 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के दावेदारों की करें तो भाजपा से विनोद खांडेकर के अलावा महार समाज से राजेश श्यामकर, पवन मेश्राम, रविंद्र रामटेके और सुनील रामटेके जैसे कई नाम हैं जो टिकट के दौड़ में शामिल है। इनमें राजेश श्यामकर जिला पंचायत सदस्य हैं। इनका प्रभाव अपने निर्वाचन क्षेत्र के अलावा डोंगरगढ़ शहर, ग्रामीण से लेकर पांडादा, ठेलकाड़ी क्षेत्र में बहुत कम है। इसी तरह रविंद्र रामटेके जो एक नए दावेदार है,
जो पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी के कारण अनुसूचित जाति मोर्चा में अंतर्विरोध से जूझ रहे हैं। जबकि महार समाज के एक अन्य दावेदार राजनांदगांव के निवासी पवन मेश्राम की स्वीकार्यता स्थानीय नहीं होने के कारण कमजोर पड़ती नजर आ रही है। इसके अलावा सतनामी समाज से पूर्व विधायक रामजी भारती भी भाजपा से दावेदार हैं, लेकिन उनकी पुरानी छवि ही उनके आड़े आ रही है। उनके बारे में मतदाताओं की ओर से अच्छी राय नहीं मिली। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि 2018 के चुनाव में भाजपा ने जैसे ही सरोजनी बंजारे के टिकट की घोषणा की थी, तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घुमका, थेलका डीह जैसे तमाम इलाकों में जमकर आतिशबाजी की थी। तब उन्हें टिकट मिलते ही कांग्रेस ने अपनी जीत सुनिश्चित मान ली थी। बाद में चुनाव परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में भारी जीत के साथ सामने आया। यही कारण है कि इस बार भाजपा सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को अपनाने के साथ जिताऊ कैंडिडेट को मैदान में उतारने की नई रणनीति पर काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में एक बार फिर मौजूदा विधायक भुवनेश्वर बघेल ही स्वाभाविक रूप से कांग्रेस से एकमात्र मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। हालांकि अन्य दूसरे दावेदारों की सूची में हर्षिता स्वामी, धनेश पाटिला जैसे अन्य नेताओं का नाम है, लेकिन भुवनेश्वर बघेल उन पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। यदि डोंगरगढ़ विधानसभा के जातिगत समीकरण पर गौर किया जाए तो 2003 के विधानसभा चुनाव के बाद से जब भी भाजपा ने डोंगरगढ़ से सतनामी समाज के उम्मीदवार को मैदान में उतारा, तब से जीत का अंतर कम होता चला गया। डोंगरगढ़ से महार समाज के उम्मीदवार उतारे जाने का असर जिले के सभी सीटों पर स्वाभाविक रूप से बढ़ता हुआ नजर आया। राजनांदगांव शहर, खैरागढ़, डोंगरगांव, खुज्जी और मानपुर मोहल्ला जैसे अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में महार मतदाताओं की प्रभावी उपस्थिति और इस वर्ग के मतदाताओं के ध्रुवीकरण का सीधा फायदा अविभाजित राजनांदगांव की तमाम सीटों पर मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार प्रदेश भर की अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटों पर महार मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की रणनीति में भाजपा इस बार डोंगरगढ़ सीट पर महार प्रत्याशी का दांव खेलने की तैयारी में है। यही कारण है कि डोंगरगढ़ से भाजपा प्रत्याशी की रेस में महार समाज से विनोद खांडेकर का नाम इसलिए भी सबसे आगे चल रहा है क्योंकि 2008 में उन्हें टिकट नहीं दी गई थी, जबकि उन्होंने अब तक डोंगरगढ़ से सबसे ज्यादा अंतर से भाजपा को जीत दिलवाई थी। इसलिए उनकी दावेदारी फिलहाल सबसे मजबूत बताई जा रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के साथ दूसरी लिस्ट के संभावित उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा दी है। इसका दबाव कांग्रेस पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। जातिगत समीकरणों के अलावा आम मतदाता योग्य और पढ़े लिखे उम्मीदवारों को विधायक चुनना पसंद करेगा। राष्ट्रबोध की इस विशेष पेशकश में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इलेक्शन डेस्क, राष्ट्रबोध।